जय हिंद दोस्तों। एकेएम डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, पश्चिम एशिया में, जिसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, वहां पर जो ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध था वो उसका अंत आ गया है और अमेरिका और ईरान ने अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इस एमओयू के तहत दोनों देशों के बीच में अब शांति बहाल होगी और जो भी लड़ाई वहां पर चल रही थी, जिसके चलते पूरी दुनिया की सांस अटकी हुई थी, वो अब उसका भी निपटारा हो जाएगा। ये जो एमओयू है, ये एक तरह से सीधे सीधे अमेरिका द्वारा अपनी हार की स्वीकृति है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ अपने जो युद्ध से पहले के जो प्रतिबंध थे वो भी हटा लिए। अमेरिका ने हासिल इसमें क्या किया ये समझ नहीं आया। सैंक्शंस हट जाएंगे, ईरान अपना जो यूरेनियम है वो अपने पास ही रखेगा और सबसे बड़ा रीजिम चेंज की जो बात थी वो वैसे के वैसे रहेगी। अमेरिका बार बार बोलता था कि ईरान अब मिसाइल्स नहीं बनाएगा, ना ही मिसाइल्स रखेगा। इसका कोई जिक्र इस एमओयू में नहीं है। दोस्तों, हमने इस एग्रीमेंट को साइन होते हुए देखा और डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो, वो दोनों की शक्लें के ऊपर से हवाइयां उड़ी हुई थी जब वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैक्रोन के बाजू में बैठे हुए थे। ये एक बात समझाता है कि ट्रंप ने ये जो एग्रीमेंट है ये पूरे प्रेशर में आके किया हुआ है और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए। उन्होंने जो प्रेसिडेंट हुवर थे उनको भी याद किया और कहा कि मैं ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता हूं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बकवास की उन्होंने। दोस्तों, हम उन पहलुओं के ऊपर नजर डालेंगे जिस पे ज्यादा हमारी नजर अब तक गई नहीं है। इस वॉर में एक बात साबित हो गई कि अमेरिकन फोर्सेस आर जस्ट गुड फॉर नथिंग। ये सिर्फ होशियारी मारते हैं, इनके अंदर कोई दम नहीं है। इनसे अच्छे तो यूक्रेन की फोर्स है जो 4 साल से लड़ रही है, और उससे भी बेहतर रशिया की फोर्स है कि वो अभी भी यूक्रेन को दबा के रख रही है। यूक्रेन के साथ पूरे सारे नाटो के देश हैं और रशिया अकेला लड़ रहा है। तो ऐसे में अमेरिका कहां ठहरता है ये आप खुद नक्की करिए। इतना बड़ा हाइप बना के रखा है, इतना ज्यादा प्रचार करके रखा हुआ है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका ये, अमेरिका वो। क्या है अमेरिका? तालिबान अफगानिस्तान भागा वो अमेरिका? या अभी जो उसने जो पकड़ के रखा था, जो सैंक्शंस थे, जो उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने फ्रीज करके रखे थे ईरान के, वो भी दे दिया। अब तक ऐसा माहौल था कि अमेरिका चाहता था और ईरान के ऊपर दबाव बनता था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स हमको नहीं बनाने हैं। लेकिन अमेरिका की ये गलती पूरी दुनिया के ऊपर भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर जो था उसका जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद डिक्लाइन शुरू हुआ वो था सुएज कनाल। वो वहां का जो युद्ध हुआ और ये वहां की जो सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी उस वक्त, उसको ब्रिटेन ठीक से हैंडल नहीं कर पाया और अपनी जो इन्फ्लुएंस थी एक महासत्ता की, वो खत्म हो गई। वैसे ही उसके पहले ही ब्रिटेन की तो बैंड बजा दी थी हिटलर ने विश्व युद्ध में ही, लेकिन चर्चिल ने उसको किसी तरह बचा लिया था और किसी तरह अमेरिका की मदद से और सपोर्ट से ब्रिटेन खड़ा हो गया था। वही चीज आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के साथ घटा है। आज छोटे से छोटे देश भी जो लड़ने का मादा रखते हैं वो अमेरिका को आंख दिखाएंगे। एक ईरान जैसा देश जिसकी ना तो एयरफोर्स है ना तो नेवी है, ऐसा अमेरिका बार बार क्लेम करता रहा कि उसके पास जितनी नेवी थी हमने उसको उड़ा दिया, उसके पास जितने प्लेन्स थे हमने उसको खत्म कर दिया। अमेरिका ने सिर्फ बातें की हैं। दुनिया अब
चिंतित है, इजराइल भी अब चिंतित है। दुनिया चिंतित इसलिए है कि ये जो एमओयू साइन हुआ है उसमें इजराइल नहीं है। वैसे इजराइल एक सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में वो एक देश है जो हमेशा से पीड़ित रहा है मुस्लिम आतंकवाद और मुस्लिम जो देश हैं उनकी जो स्टेट पॉलिसी है वो एंटी इजराइल है। जो भी कुछ हुआ था 7 अक्टूबर 2022 को, वो इजराइल को इतना चुभ गया है कि इतनी सारी हत्याएं हुई हैं कि गाजा में करीब 50 से 60 हजार लोग मर गए हैं और लेबनान में भी 20-25 हजार लोग मर गए हैं। उसके बाद भी इजराइल का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। उसने अभी तक लेबनान के ऊपर हमले करने बंद नहीं किए। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना चलेगा ये नहीं पता, क्योंकि ईरान एक बात बार बार कह रहा है कि जो भी कुछ लेबनान में हो रहा है वो रुकना चाहिए। अब ऐसे में इजराइल जो है वो बार बार हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर, तो दो चीज हो सकती है। एक ये हो सकती है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में एक बड़ी सी दरार हम कुछ दिनों में देखें, ये एक चीज हो सकती है। और हो सकता है कि इजराइल अमेरिका की बात मानकर फिलहाल रुक जाए। मुझे उसकी शक्यता चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। सारे जो उसके शस्त्र हैं, वेपन्स हैं, वो अमेरिका से आते हैं। इसके चलते हो सकता है अमेरिका के दबाव में इजराइल रुक जाए। लेकिन एक और बड़ी मुसीबत आ रही है। जैसे ही अमेरिका ने कहा है कि वो $300 बिलियन की एक मदद जो है पुनर्निर्माण के लिए ईरान को देगा। फ्रीज किया हुआ फंड जो है ईरान का, वो भी ईरान को मिलेगा। ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शंस हट गए हैं, तो अब वो तेल बेच सकता है, अब वो व्यापार खुल के कर सकता है। पहले वो सिर्फ चीन को सस्ते में अपना तेल बेचता था, अब वो दुनिया के मार्केट रेट के ऊपर तेल बेचेगा। तो ईरान एक सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और वो अब तेल बेचेगा और तगड़ा तेल बेचेगा, क्योंकि अब उसे छूट मिली हुई है। दोस्तों, ऐसे में जो पैसे उसको मिलेंगे उसमें से बहुत सारा पैसा प्रॉक्सीज के पुनर्निर्माण में खर्च नहीं होंगे, इसका कोई वादा पूरे मेमोरेंडम में कहीं पर भी अमेरिका ने ईरान से नहीं लिया है। ईरान से कोई प्रॉमिस नहीं लिया है कि ईरान हमास और हिजबुल्ला और हुती को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई वादा नहीं लिया है। तो जब इतने सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो ये होना तय है। दूसरा एक बात है जो सारे देश के सरकार के लिए एक मुसीबत बन सकती है, और वो है कि आफ्टर 60 डेज ईरान और ओमान आर फ्री टू इम्पोज टोल। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये अमेरिका यहां पर क्या करके जा रहा है ये आप समझो। ये इतना रायता फैला के जा रहा है अमेरिका, पता नहीं इसको समेटने में किसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या दुनिया देखेगी। हम और आप जैसे लोग भी अमेरिका के इस नासमझी और बिना सोचे समझे लिए गए एक्शन की कीमत चुकाएंगे, क्योंकि जो तेल वहां से आएगा उसमें हमारे शिप भी टोल चुका के आएंगे। तो जब वो वहां पर टोल चुकाएंगे तो वो टोल तो हमारे ऊपर ही आएगा, उसे तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, तो अमेरिका की ये ना समझी हम लोगों को भी कितनी भारी पड़ेगी ये देखो आप। दोस्तों, ईरान और इजराइल अगर
दोनों के बीच में अगर समझौता नहीं होता है लेबनान के ऊपर और वॉर अगर कंटिन्यू रहता है, ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो जाने की चांसेस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अमेरिका यहां से खुद निकल रहा है, लेकिन वो पीछे से इजराइल को पूरी सहायता करेगा। ट्रंप के समय में कुछ भी मुमकिन है। अगर ट्रंप के बारे में अगर कुछ भी कहना है तो आपको सब जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसको टटोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें से क्या हो सकता है और क्या होगा। ये किसी को नहीं पता, शायद ट्रंप को भी नहीं पता कि अगले पल वो क्या करने वाले हैं। इसके जैसा मूर्ख राष्ट्रपति इस दुनिया ने आज तक नहीं देखा और शायद देखेगा भी नहीं। दोस्तों, अमेरिका ने इतनी बड़ी गलती की है कि ईरान को वहां का डी फैक्टो लीडर बना दिया है। अब वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, वहां पर अगर अब कोई भी एक ताकतवर देश है तो वो ईरान है। और अगले 5 साल में दोस्तों ये मान के चलना कि ईरान एक बहुत शक्तिशाली देश बन जाएगा। वो आसपास के जितने भी मुस्लिम देश हैं, जो राजा है वहां पर, शेख है वहां पर, वो सब ईरान की बात मानने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। तुर्की का खलीफ बनने का जो सपना था वो अमेरिका ने चूर चूर कर दिया है। ईरान अब खलीफा बन चुका है। ये आप माने या ना माने, कोई माने ना माने, लेकिन अब ईरान को इतनी सारी शक्तियां मिली है अभी कि अगले कुछ वर्षों में वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। एक पहलू भी है इसका कि ईरान ने खुलकर एक बात कही है कि वो चीन के साथ एक गठबंधन बनाएगा, जिसमें वो यानी कि ईरान और चीन तो है और उसमें बाकी देश भी जुड़ सकते हैं, वैसा उसका एक गठबंधन वो बनाने की बात कर रहा है। समझौता अमेरिका के साथ हो रहा है और गठबंधन चीन के साथ हो रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या खेल चल रहा है, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, भारत के लिए इसमें ईरान की तरफ से खतरा बढ़ेगा। भारत को सावधान रहना पड़ेगा, ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जो कश्मीरी मुस्लिम जो थे, जिन्होंने ईरान के ऊपर हुए हमले के बाद एक सिंपैथी में बहुत सारा फंड यहाँ से जमा किया था, जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों से लूटा हुआ था। इन फकीरों के पास पैसे और दौलत कहाँ से आएगी? ये दौलत तो जमा करने का काम हिंदुओं का है और लूटने का काम इन लोगों का है। तो ये सारी लूटी हुई जो दौलत थी वो उन्होंने ईरान को दान में दी और ईरान अब वो लौटाएगा, एक तरह का आप कहें तो रिवॉर्ड देगा। कश्मीर में आतंक बढ़ सकता है। पूरे देश में जो भी मदरसास हैं, मस्जिदें हैं, वहां पर फंड्स आने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि हराम की कमाई है, ये मेहनत की कमाई नहीं है। ये जमीन में से निकला हुआ तेल है। ये अपना खून पसीना बहा के पैसा कमाया हुआ नहीं है। तो ये पैसा, हराम का पैसा, हराम के काम में जाएगा और आतंकी और इनके जो आका हैं उनकी जेबें भरी जाएगी, जो हमारे देश के लिए मुसीबतें खड़ी करेगी। ठीक है। दूसरी बात जो है वो है चाबहार पोर्ट, जो अब एक्टिव हो जाएगा। अच्छी बात है भारत के लिए। सेंट्रल एशिया में और वहां पर जो जाने का जो रास्ता था वो खुल जाएगा। हालांकि भारत एक और आईमैक जो बना रहा है, सऊदी अरेबिया ओमान के थ्रू जो बन रहा है, एक अलग कॉरिडोर बन रहा है, भारत उसके ऊपर भी ध्यान दे रहा है। लेकिन एक और कॉरिडोर के ऊपर जो काम चल रहा था चाबहार में सेंट्रल एशिया के लिए, शायद वो गति पकड़े। और अफगानिस्तान में जो भी हमारे माल सामान जा रहे हैं
वो अब और तेजी से और आसानी से जा सके, क्योंकि अब अमेरिका के भी सैंक्शंस इसके ऊपर से हट जाएंगे। ईरान हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है। हालांकि ईरान एक शिया मुल्क है और पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है, लेकिन अब जब भारत की बात आती है तो ईरान हमेशा से भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ रहा है। अब एक नया फ्रंट खुल सकता है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं, वहाँ की जो जमात है, उन्हें भी पैसे मिल सकते हैं, फंड्स आ सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात आपको बताई कि अमेरिका ने ये जो एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, मैं आपको उसका एक झलक दिखाता हूँ। मैं ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सके। आप इसको रोक के, स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं। और मैंने इसको मार्क किया है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ध्यान देने वाली जो मुख्य मुद्दे हैं, हाईलाइट जिसको हम बोलते हैं, उसको भी मैंने हाईलाइट किया है। ये एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है 14 पॉइंट्स का। ये आप आराम से इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये सारा जो MOU है, इसके अंदर कहीं पर भी मैंने नहीं पढ़ा कि प्रॉक्सीज से या उसके बारे में और उसको दिए जाने वाले फंड, सपोर्ट, वेपन्स, जो भी कुछ सहायता ईरान आज तक देता आया है, उसके बारे में कोई प्रॉमिस नहीं लिया गया। प्रॉक्सीज को वैसे ही मदद करते रहेगा जैसे पहले करता था। जो वो कश्मीर में करता था, वैसे ही वो भारत के शिया मुसलमान को करता और सुन्नी मुसलमानों को भी कुछ हद तक करता था। वो चालू रहेगा। अब ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है भारत के लिए। दोस्तों, साथ साथ में भारत के अंदर जो भी राजनीति चलती है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA, वैसे जो भी कुछ कानून है जिसमें मुसलमानों को ऐसे लग रहा है कि उनका हक छीना जाएगा, वैसे ये सारी बातें बेदम है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें मुसलमानों को ऐसे लगता है कि उनके हक छीने जा रहे हैं और उन्हें जो आज़ादी जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी, वो उनसे छीनी जा रही है। विक्टिम कार्ड खेलने में तो मुस्लिमों का कोई जवाब नहीं है। तो ये बड़ी मुसीबत है। ईरान के साथ अमेरिका ने बहुत बहुत ही गलत डील साइन किया है। दोस्तों, ये हुआ क्यों? अमेरिका और उसका पेंटागन, वो तो बहुत बड़ा लश्करी संस्थान है, वो मार खा गया। CIA पूरे दुनिया में आतंक मचा के रखा है इस एजेंसी ने। हर जगह, हर देश में जो भी गैर कानूनी काम करने हैं वो CIA में, उसमें अव्वल दर्जा और अव्वल नंबर है। वो मार खा गया। इजराइल के ऊपर दोष डालना कि इजराइल ने अमेरिका को भड़काया और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला शुरू कर दिया, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि पेंटागन, व्हाइट हाउस, फिर CIA, बहुत सारे उनके पास संस्थान है जो बता सकते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा मत करो। इजराइल को ऐसे लगा था कि वहां के लोग, वहां की जो रिजीम है उसके अगेंस्ट है और किसी भी हालत में तख्ता पलट चाहते हैं। लोग चाहते थे, इजराइल और उसकी मोसाद ये समझने में नाकाम रहे कि अगर इजराइल और अमेरिका उसमें जाएंगे तो पूरी बाजी पलट जाएगी और जो लोग उनकी वहां की जो रिजीम के खिलाफ थे, वो रिजीम के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये देश प्रेम की बात आ जाती है। इतनी छोटी सी बात इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आई, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं ये लोग? सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी ऑपरेशन हुआ, ये रोज ट्रंप अपनी ऑफिस में तय करते थे, ऐसा लगता है। ये ऑपरेशन एक टीम वर्क नहीं था, ये ऑपरेशन ट्रंप चला रहे थे। शायद मिलिट्री लेवल के ऊपर भी ट्रंप अपने जो डिसीजंस थे वो मिलिट्री के ऊपर भी थोपते थे।
ऐसे सुनने में आया था कि बीच में कुछ जनरल्स को भी निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि वो लोग ट्रंप की बात के साथ सहमत नहीं थे। अब जब ऐसा कोई नेता हो हमारे साथ तो कौन अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा? जेडी वेंस अपनी खुद की क्रेडिट लेने के लिए जिनीवा में जो एग्रीमेंट साइन होने वाला था, ये वाला एमओयू, वो भी कैंसिल हो गया। वो ट्रंप ने खुद साइन किया। यानी कि ट्रंप सिर्फ प्लेन में बैठ के वहां पर बम कर डालने नहीं गए, कोई एक शिप में एयरक्राफ्ट कैरियर में जाके वहां से मिसाइल नहीं दागे, और कोई प्लेन में पायलट बन के, हेलीकॉप्टर में पायलट बन के वहां पर जाकर गनशिप नहीं चलाई। बाकी सारा काम ट्रंप ने किया। ऐसा मूर्ख आदमी एक महासत्ता का जब प्रेसिडेंट बनता है तो ऐसे 4 साल में तो पता नहीं ये कहां ले जाएगा अमेरिका को। आने वाले दूसरे प्रेसिडेंट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सारी जो बातें जो इसने बिगाड़ रखी है इस इडियट ने अमेरिका की, वहां के जनता के लिए मुझे पूरी सहानुभूति है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसने अपना जो प्रेस ब्रीफ करने वाली जो एक गुड़िया थी उसे भी हटा दिया और वो खुद प्रेस को ब्रीफ करने लग गए थे। अमेरिका का प्रेसिडेंट प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है हर चीज में, हर 2 दिन में, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं। ऐसा कौन बोलता है? पूरी स्ट्रेटेजी आप खोल देते हैं। उसके सामने हम सिर्फ भारत को दें। भारत अमेरिका के जितनी बड़ी सुपर पावर नहीं है, भारत महासत्ता नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो और अमेरिका के जो लोग हैं उससे बहुत नीचे के लेवल पे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री और अपने जनरल्स और अपने मिलिट्री के जो जवान्स, एयरफोर्स के पायलट्स जो भी हैं, वो सब मिलके अपनी जिम्मेदारी समझ के काम कर रहे थे। हमने मोदी जी को कभी नहीं सुना कि आके बोला कि हम आज रात को जाके पाकिस्तान पे हमला करने वाले, कभी नहीं बोला। जो भी हुआ था वो उसकी ब्रीफिंग भी एयरफोर्स ने और मिलिट्री ने की। प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर या कोई और सरकार का कोई बड़ा कोई लीडर नहीं आया था। यहां तक कि डिफेंस का भी कोई बड़ा कोई ऑफिसर नहीं आया था। ये होता है टीम वर्क। दोस्तों, ट्रंप ने तो बहुत कुछ किया है, पता नहीं क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।